हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे एसएसटी का सेकंड चैप्टर और हमने तुगलक डायनेस्टी तक कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम देखेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तैमूर जो है वो दिल्ली की गद्दी पे बैठा और उसने खिज्र खान को अपॉइंट करा अपना रिप्रेजेंटेटिव। और इसी खिज्र खान ने सैयद डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी और उसने रूल किया था 1414 से लेकर 1421 तक। तो खिज्र खां जो था, इसने न तो कोई टाइटल गेन किया, न ही अपने कोई कॉइन्स वगैरह सर्कुलेट करवाए। लेकिन इसके बाद जो था मुबारक शाह, वो 1421 से लेके 34 तक दिल्ली की गद्दी पर रहा एज ए रूलर। और उसने एक टाइटल भी लिया था जो था सरवा शाह। सरवा शाह का टाइटल जो है किसने लिया था? मुबारक शाह ने। तो ज़्यादा है नहीं सैयद डायनेस्टी के बारे में। फिर देखते हैं लोधी डायनेस्टी। तो देखिए, लास्ट जो सैयद रूलर था आलम शाह, तो इसने आलम शाह ने क्या किया था, अपनी इच्छा से इसने दिल्ली की गद्दी को छोड़ दिया था। और उसके बाद बहलोल खान लोधी जो था, लोधी डायनेस्टी का था और यही फाउंडर था लोधी डायनेस्टी का। तो बहलोल खान लोधी जो है, दिल्ली की गद्दी पर इसने अपना अधिकार कर लिया। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था जब अफ़गान डायनेस्टी ने दिल्ली पर रूल करना स्टार्ट किया, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी डायनेस्टीज़ थी वो सब तुर्की डायनेस्टीज़ थी। तो इस तरह से बहलोल खान लोधी जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। द एफर्ट्स मेड बाय महमूद शाह शिर्की ऑफ जौनपुर टू रूल दिल्ली बिकम अनसक्सेसफुल। और बहलोल खान लोधी के बैठते ही जो एफर्ट्स महमूद शाह कर रहा था शिकरी जौनपुर का, उसके अनसक्सेसफुल हो गए सारे एफर्ट्स। और 38 ईयर्स के रूल के बाद 1489 में बहलोल खान लोधी की डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ के बाद उसका जो सन है निज़ाम शाह, जिसने सिकंदर शाह का टाइटल लिया था, वो सुल्तान बनता है। तो ये ध्यान रखना आप, निज़ाम शाह ने किसका टाइटल लिया था? सिकंदर शाह का। तो वो दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टिल तिरहुत, बिहार एंड बंगाल। हिज जुडिशियल सिस्टम एंड रिवेन्यू रिफॉर्म्स वर फेमस। तो इसने कई सारे जुडिशियल रिफॉर्म्स और रिवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे। ही परफॉर्म द वर्क ऑफ मेजरिंग। और इसके अलावा सबसे बड़ा अचीवमेंट था इसका, ही परफॉर्म द वर्क ऑफ मेजरिंग, मतलब नापने की, लैंड को जो मेज़र करने की जो यूनिट है वो इसने बनाई थी। कैसे? चलिए देखते हैं इसको। ही परफॉर्म द वर्क ऑफ मेजरिंग द लैंड एंड फिक्सिंग लैंड रेवेन्यू ऑन दैट बेसिस। उसने लैंड को मेज़र के करने के लिए कुछ परफॉर्मेंस की और उसी मेज़रमेंट के हिसाब से उसने लैंड रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया कि इतने मेज़रमेंट के हिसाब से इतना रेवेन्यू, इतना टैक्स जो है वो इस लैंड पे लिया जाएगा। तो उसने मेज़रमेंट के लिए जो यूनिट स्टार्ट की थी उसका नाम क्या था? गज था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बनता है कि सिकंदर शाह, वैसे तो सिकंदर शाह टाइटल था लेकिन सिकंदर शाह के नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। तो सिकंदर शाह ने गज जो है लैंड मेज़रमेंट के लिए ये यूनिट एस्टेब्लिश की थी। और एक गज जो था वो किसके बराबर होता था? एक गज 30 इंचेस के बराबर होता था। ठीक है। और काफ़ी टाइम तक ये जो यूनिट है गज वाली, ये चलती रही, यूज़ में लेते रहे और इसीलिए इसका नाम जो है सिकंदर ए गज पड़ गया। इस यूनिट का नाम सिकंदर ए गज पड़ गया सिकंदर के नाम पर। ठीक है। तो याद रखना, सिकंदर शाह ने इसको बनाया, मेज़र करने के लिए यूज़ में लिया था और इसका नाम सिकंदर ए गज पड़ गया था। इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज सॉवरेनिटी ओवर द रूल ऑफ इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एंड धौलपुर, ही बिल्ड द टाउन ऑफ आगरा। अब उसने आगरा का टाउन बनवाया 1504 में। ये भी क्वेश्चन बनता है कि आगरा का टाउन जो है वो सिकंदर शाह ने बनवाया था। हिज निकनेम वॉज गुलारू खान। ही आल्सो कंपोज्ड पोएम्स बाय दिस पेन नेम।
उसका निक नेम गुलारू खान था और इस निक नेम से वो कई सारी पोयम भी कंपोज करता था। उसकी डेथ के बाद उसका सन जो है इब्राहिम लोदी भी इम्पोर्टेंट है। इसने जो है मुग़ल डायनेस्टी के बाबर के साथ जो वॉर लड़ा था, तो ये भी आएगा आगे अपना। तो इब्राहिम लोदी जो है उस गद्दी पे बैठा आगरा की नवंबर में 1517 से और 18 तक। लोदी वाज डिफीट इन द बैटल विच वाज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा। वेरी इंपॉर्टेंट, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच बैटल हुआ था जिसमें लोदी जो है वो हार गया था। तो कब हुआ था ये ध्यान रखना। एक तो इसकी डेट 17 में हुआ था, 17 to 18 इन द बैटल ऑफ पानीपत। फिर राणा सांगा के बाद इसका बैटल जो है वो बाबर के साथ होता है। कौन सा बैटल है ये? पानीपत का। तो पानीपत का बैटल की डेट आप याद रखना 1526 में हुआ था, ठीक है। पानीपत का बैटल 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इसमें कौन जीता था? द सुल्तान इब्राहिम लोदी वॉज डिफीटेड बाय बाबर। तो बाबर जो है वो जीत जाता है इस वॉर में। इन हिस्ट्री दिस बैटल इज़ फेमस एज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। दिस बैटल प्रूव टू बी अ लैंडमार्क इन हिस्ट्री एंड मुग़ल डायनेस्टी। तो ये जो बैटल है हिस्ट्री के लिए एक लैंडमार्क माना जाता है क्योंकि इसके बाद से मुग़ल डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, एस्टेब्लिश हो गई थी। बाबर जो था वो फाउंडर था मुग़ल डायनेस्टी का। तो ये लास्ट वॉर था। सैयद डायनेस्टी जो है यहाँ पे एंड हो जाती है और मुग़ल डायनेस्टी इसके बाद एस्टेब्लिश होती है। अब हम पढ़ेंगे जो एडमिनिस्ट्रेशन था सल्तनत पीरियड का वो कैसा था। तो ट्रेडिशन ऑफ एक्वायरिंग द टाइटल ऑफ सुल्तान वाज स्टार्टेड बाय तुर्किश। तो सुल्तान का जो टाइटल है जो किंग लेते थे ये तुर्किश ने ही स्टार्ट किया था, तुर्किश रूलर ने। महमूद गजनवी वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्वायर द टाइटल ऑफ सुल्तान द एंटायर। तो महमूद गजनवी पहला रूलर था जिसने सुल्तान का टाइटल लिया था। जो पूरा पावर था किंगडम का वो सुल्तान के हाथों में ही होता था। वही चीफ जस्टिस भी होता था और वही पॉलिटिकल और रिलीजियस कमांडर भी होता था। मतलब सारे के सारे टर्म्स जो है जितने भी डिसीजंस होते हैं भले वो पॉलिटिकली हो रिलीजियसली हो, सारा का सारा सुल्तान ही देखता था। इट वॉज एक्सपेक्टेड फॉर द सुल्तान दैट दे अदर टू द एडवाइस गिवन बाय उलेमा सेक्शन। तो ये सुल्तान पे डिपेंड करता था कि उलेमास जो है उनकी एडवाइस को वो ले या न ले। उसके बाद अमीर्स कौन थे? एरिस्टोक्रेट्स। तो अमीर्स यूज टू इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ सुल्तान। तो अमीर जो है वो सुल्तान के इच्छा पे, अपने पावर पे, अपने प्रभाव को बनाए रखते थे। देयर वर 2 सेक्शन ऑफ द अमीर्स। 2 सेक्शन होते थे अमीर्स के, एक तो होते थे तुर्किश और एक नॉन तुर्किश, ठीक है, तुर्किश और नॉन तुर्किश। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश अ ग्रुप ऑफ 40 आमिर्स वाज कॉल्ड चाहलगानी। तो ये ध्यान रखना कि इल्तुतमिश के टाइम पे 40 आमिर्स का जो ग्रुप था उसको क्या कहते थे? चाहलगानी कहते थे। ये क्वेश्चन भी बनता है। अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द आमिर्स देयर इन्फ्लुएंस कंटिन्यूड टू इंक्रीज एंड डिक्लाइन इन द रॉयल कोर्ट। अगर किसी आमिर्स में ज़्यादा स्किल्स होती थी, उसमें ज़्यादा योग्यताएं होती थी या उसमें कमियां होती थी, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका जो प्रभाव है वो घटता बढ़ता रहता था रॉयल कोर्ट में। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नेम मजलिस ए खलवार यूज टू फंक्शन जस्ट लाइक अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बनता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या थी, जिसका नाम क्या था? मजलिस ए खलवार। तो मजलिस ए खलवार क्या थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, ठीक है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते थे। इसमें मतलब 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से? एक तो वज़ीर होता था मेनली, इसमें वज़ीर, आरिज मुमलिक, दीवान इंशा और दीवान रिसालत। तो ये 4 जो है इसके मेन कंपोनेंट्स थे। द ऑफिसर ऑफ वजीर वाज कॉल्ड दीवान वजारत। तो वज़ीर की जो पोस्ट है वो दीवान वजारत कहलाती थी और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए जाना जाता था। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट का सारा वो दीवान वजारत में की पोस्ट को संभालना पड़ता था। मुस्तफ़ी जो है वो चीफ़ ऑडिटर होता था, ठीक है। ऑडिटिंग का काम कौन करता था? मुस्तफ़ी। खाजिन जो है ट्रेजरर मतलब जो खजाना वगैरह राजा का कितना है वो सारा मैनेजमेंट देखना वो खाजिन करता था। मज़मदार जो है वो अकाउंटेंट होता था, लेना देना जो भी है वो मज़मदार मतलब अकाउंटेंट का काम।
used to be employees of this department. Jalaluddin Khilji established a department named Diwan-e-Waquf. जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान-ए-वाक़ुफ़ जो है ये डिपार्टमेंट बनाया था, और अलाउद्दीन ने एस्टेब्लिश किया था एक डिपार्टमेंट जिसका नाम था दीवान-ए-मुस्तखराज. दीज केम अंडर द फाइनेंस डिपार्टमेंट, और ये दोनों ही फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में आते थे. मोहम्मद तुगलक एस्टेब्लिश दीवान-ए-आमिर कोही टू चेंज लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड. ही यूज्ड टू बी द कमांडर ऑफ द आर्मी. और दीवान-ए-इंशा वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉयल पोस्टल सिस्टम. दीवान-ए-इंशा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता था? पोस्टल सिस्टम के लिए, मतलब पोस्ट वगैरह, एक संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, वो सारा डिपार्टमेंट उसके अंडर में आता था दीवान-ए-इंशा के. दीवान-ए-रियासत जो है वो फॉरेन मिनिस्टर की तरह होता था, मतलब दूसरे जो किंगडम्स वगैरह है उनसे सारा अफेयर वगैरह मेंटेन करना वो दीवान-ए-रियासत के हाथ में होता था. और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट जो है उसमें वो है सद्र उर्स सुदूर. ये ध्यान रखना आप, ये इम्पॉर्टेंट है. सद्र उर्स सुदूर जो है वो हेड होता था रिलीजियस डिपार्टमेंट का. तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया गया है कि रिलीजियस डिपार्टमेंट का हेड जो है वो कौन होता था? सद्र उर्स सुदूर होता था. ठीक है. which had a separate treasury in which the money which was derived from ज़कात was collected. जिसकी एक सेपरेट ट्रेजरी होती थी जिसमें से जो मनी होती थी ज़कात की वो कलेक्ट की जाती थी. मतलब उसका जो ट्रेज़र होता था वो अलग से उसका सारा का सारा ब्यौरा, जिसमें ज़कात का सारा जो टैक्स वगैरह होता था वो लिया जाता था. काजी उल कुजात वॉज द जुडिशियल डिपार्टमेंट. काजी के नाम से पता चल रहा है कि जुडिशियल डिपार्टमेंट में था वो, मतलब जुडिशियल डिपार्टमेंट उसके हाथ में था. और उसके अलावा बरीद-ए-मुमलिक वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन. देयर वर 6 एम्प्लॉयज़ टू हैंडल द कोर्ट एंड मैटर्स रिलेटेड टू पैलेस. 6 एम्प्लॉयज़ होते थे कोर्ट और पैलेस के मैटर को सॉल्व करने के लिए. देवर कौन से होते थे वो? वकीर-ए-दार, बरबक, अमीर-ए-हाजिब, अमीर-ए-शिकर, अमीर मजलिस एंड सर-ए-जहांदर. The booty which was seized during war times was called khams. तो बूटी जो है जो इसको वॉर टाइम के लिए यूज़ में लिया जाता था उसको खाम्स कहते थे. प्रोविंसेस वर कॉल्ड वली और नाजिम. प्रोविंसेस को वली या नाजिम कहते थे. द प्रोविंशियल हेड जो होता था वो उसको सुल्तान ही अपॉइंट करता था. शिक यूज़ टू बी द रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि शिक जो होता था वो रेवेन्यू ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट का. ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बन जाता है. तो फ्रॉम 1206 से लेके 1526 ये जो टाइम था दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था, तो इसमें द फ्रंटियर दिल्ली सल्तनत एम्पायर कंटिन्यूड टू एक्सपेंड और डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ रूलिंग सुल्तान ऑफ दैट टाइम. तो कोई जो सुल्तान है उसके पावर ज़्यादा होता था तो वो एक्सपेंड कर लेता था अपने एम्पायर को, फिर वो डिक्लाइन होता था. तो इस तरह से ये जो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है ये तब तक चलता रहा जब तक मुग़ल एम्पायर जो है वो बाबर के द्वारा एस्टेब्लिश नहीं कर लिया गया. और बाबर ने फिर मुग़ल डायनेस्टी की नींव रखी थी 1526 में. किस में रखी थी? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी को डिफ़ीट कर दिया था. तो ये जो है इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में मुग़ल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो आज का आपका क्वेश्चन वो है कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने टाइटल लिया था अ मिक्स वैरायटी ऑफ एस्टॉलिशिंग. ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर देना. थैंक यू.